एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी हो सकता है किसी को सेमेस्टर थर्ड में पढ़ना हो, किसी को फोर्थ में पढ़ना हो। अकॉर्डिंग टू सेमेस्टर आप मिला लेना कि आपके सिलेबस में ये टॉपिक पढ़ना है कि नहीं। अगर ये टॉपिक पढ़ना होगा तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, और अगर नहीं पढ़ना होगा तो फिर आपके तो कोई और ही टॉपिक्स होंगे। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो हमें सिलेबस वाइज करके एक छोटा छोटा टॉपिक दे दिया जाता है। ठीक है, अब नोट्स की बात कर लें। जितने भी बच्चे बोल रहे थे कि दीदी नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में दिया करो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया करो, ठीक है, तो अब से आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे। इसका आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहां पे आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। उसके अलावा नोट्स हाईलाइट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे भी अपलोडेड है, तो वहां पे भी आप जाकर के चेक कर सकते हो। ओके, अब चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम एटमॉस्फेयर। ओके, एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर तो बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। ओके, तो देखिए, देयर इज एन इनविजिबल लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ विच सराउंड द अर्थ लाइक एन इनवेलप। एक इनविजिबल लेयर है किस चीज का? एयर का, अपने पूरे अर्थ के चारों तरफ। ठीक है, अर्थ के चारों तरफ है, अर्थ को घेरे हुए है किस तरह से? इनवेलप की तरह, जो लिफाफा होता है उसकी तरह घेरे हुए हैं, और ये बहुत सारे गैसों से बना हुआ है। मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस हैं इस एटमॉस्फेयर में, जो कि क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं। इट मीन्स कि इनका कोई कलर नहीं होता, इनका कोई स्मेल नहीं होता, और इनका कोई स्वाद भी नहीं होता। ठीक है, और इसी लेयर को, इसी इनविजिबल लेयर को हम क्या कहते हैं? हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ओके, देखो, दिस कवर ऑफ एयर स्प्रेड ऑल अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये जो लाइन है ना हमारी, ये वाली लाइन, इसको आप ऊपर ही लिख लेना। कहाँ पे? ऊपर, इसके बगल में जस्ट। ठीक है, क्योंकि मुझसे नीचे हो गया गलती से, ये वहीं का लाइन है। अब क्योंकि हम क्लाइमेटोलॉजी ज्यादा ऊपर क्लास में आ चुके हैं ना हम, ठीक है, 10th क्लास में तो है नहीं, 8th क्लास में हो सकता है, 10th में भी इनके नाम दिए हो, पर पता नहीं, मुझे भी याद नहीं है। लेकिन अभी हमें जितने भी सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में बुक्स पढ़ने थे, जितने भी थे टॉपिक्स, सब में लगभग क्या थे? स्कॉलर्स के नाम दिए हुए थे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी है, जो भी हमारे क्लाइमेटोलॉजिस्ट होंगे उनका नाम दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो अभी फिंच एंड ट्रिवार था, ये हमारे दो फेमस क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, और इनके शब्दों में एटमॉस्फेयर क्या होता है वो हमारे बुक में डिफाइन किया गया है। तो चलिए देखते हैं। The atmosphere is a cover of gases that extends from the ground up to a height of hundreds of miles and is an integral part of the earth. ठीक है, इन्होंने बताया हुआ है कि जो एटमॉस्फेयर है वो कवर ऑफ गैसेस है, मतलब इसमें बहुत सारे गैसेस हैं, और ये नीचे जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड से लेकर के कई सौ मील ऊपर तक ये फैला हुआ है। ठीक है, और ये क्या है? इंटीग्रल पार्ट है हमारे अर्थ का, हमारी अर्थ का। किसके बारे में बात हो रही है? कौन है ये सब? किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही हैं? एटमॉस्फेयर की। किसके अकॉर्डिंग? फिंच एंड ट्रिवार्था के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया सबका? आगे बढ़ेंगे। At present, we get information about latest conditions of atmosphere from weather satellites every day. Okay? अगर हम आज की बात करें, आज की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि पहले हमारे पास चीजें अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, तो आज की बात की जा रही है कि आज हमारे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं प्रतिदिन के लगभग। ठीक है, मतलब आगे भी जो हमारे एटमॉस्फेयर, जो हमारी क्लाइमेट है, वो 1-2 दिन आगे, 3-4 दिन आगे कैसे रहने वाली है, बारिश होगी कि नहीं, धूप होगा कि नहीं, किस तरह का क्लाइमेट होगा, हमारा एटमॉस्फेयर होगा, वो चीजें हमें हर रोज पता चलती रहती हैं। ठीक है, कैसे पता चलती रहती है? जो वेदर सैटेलाइट्स हैं उनकी वजह से। तो डेवलपमेंट कहाँ पे आया? हमारी टेक्नोलॉजी में आई, जिसकी वजह से ये चीजें हमें आज मालूम है, नहीं तो आज भी हमें पता नहीं होता। Next one is the study and analysis of the complexities and atmosphere has become easier with computers and sensitive and ultra sophisticated weather instruments. जो भी weather instruments हमारे पास हैं, computers, ये जो नई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, इनकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है उसकी स्टडी काफी कॉम्प्लेक्स हुआ करती थी, लेकिन आज इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से ये इजी हो चुका है हमारे लिए। हम इजिली इसको पढ़ पा रहे हैं, इसको समझ पा रहे हैं, इसके आगे के बारे में जान पा रहे हैं। ओके, यहां तक तो क्लियर हो गया सबका? जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या है इसके कॉम्पोजिशंस? The composition of atmosphere has generally been variable with altitude. जो भी compositions है ना एटमॉस्फेयर के, वो क्या करते हैं?
वो वैरी करते हैं। वैरी कैसे करते हैं? एक लेयर से दूसरे लेयर में, या फिर एक हाइट से, मतलब एक हाइट मान लीजिए कितना भी 700 800 मीटर जो भी मानना है, उसके अकॉर्डिंग मान करके ये क्या करती हैं, ये चेंज होती रहती हैं। ठीक है, कहीं पे आपको ऑक्सीजन मिलेगा, कहीं पे आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो हैवी गैसेस होते हैं, ओके, ये जो हैवी गैसेस हैं वो कहाँ पे मिलेंगे? जो लोअर पार्ट्स हैं वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। एंड जो लाइटर एंड चार्ज्ड गैसेस हैं वो कहाँ देखने को मिलेंगे? वो अलग अलग हाइट पे देखने को मिलेंगे, मतलब लोअर हाइट से, लोअर पार्ट से ऊपर आपको देखने को मिलेंगे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, देखो इधर लाइटर गैसेस के नाम लिखे हुए हैं, जो हमारे हल्की गैसेस हैं उनके, और ये हमारे क्या हैं? ये हमारे हैं हेवी गैसेस। ठीक है, all such gases and other elements that are found in atmosphere are part of the composition or structure of the atmosphere. ओके, तो जितने भी ऐसे गैसेस हैं और अदर एलिमेंट्स जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, वही क्या है? हमारे कॉम्पोजिशन है एटमॉस्फेयर के। क्लियर हो गया सबका? तो गैसेस के बारे में सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद हम अदर एलिमेंट्स को देखेंगे। तो गैसेस में तो हमारे नाइट्रोजन एंड इम्पोर्टेंस क्या है? एकदम मेन है। ठीक है, many types of gases are found in atmosphere in which nitrogen and oxygen are main ones. ठीक है, oxygen keeps the body and blood pure and functional while nitrogen is basis of protein and vitamin production. ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी को, और जो हमारे ब्लड होते हैं, ब्लड को प्योर रखता है, बॉडी को फंक्शनल बनाए रखता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन ना हो तो हम तो रह भी ना पाए, हमारी बॉडी फंक्शन ना करे। और नाइट्रोजन क्या करता है? तो प्रोटीन विटामिन प्रोडक्शन का काम करता है। ठीक है, नाइट्रोजन की वजह से ये चीजें होती हैं। तो बताया जा रहा है कि गैसेस में जितने भी हमारे वायुमंडल में गैस हैं, उनमें सबसे ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ओके, लाइटर गैसेस हमारे कौन से हैं? हाइड्रोजन, नियोन, हीलियम एक्सेट्रा। इनके अलावा भी हैं, इन तीनों के अलावा भी। जो हेवियर गैसेस हैं वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन गैसेस, अदर गैसेस में पता नहीं क्या है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड। ये चार तो आपको याद ही रखना है कि ये चार क्या है? हमारे हेवियर गैसेस हैं, जिनमें ऑक्सीजन 20.9% है, नाइट्रोजन 78%, आर्गन 0.90% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सबको दिख रहा है अच्छे से, सबको समझ भी आ गया होगा। काफी इजी है ये, बस एक बार हमें पता करना कि पढ़ना क्या है एग्जैक्टली क्लाइमेटोलॉजी में हमें। ठीक है, उसके बाद है अदर सब्सटेंसेस। जो अदर एलिमेंट्स की बात की गई थी कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है हमारा, उसमें अदर एलिमेंट्स भी हैं, तो उनमें कौन है? उनमें देखो वाटर वेपर है और उसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये आपको मिलेंगे। The water vapor in the air is obtained from the continuous evaporation from the sea level or water level. ठीक है, सी लेवल से जो है इवोपोरेशन होने की वजह से, इवोपोरेशन होता है, गैस बन के उड़ जाती है पानी ज्यादा गर्म होने की वजह से, तो उसी इवोपोरेशन की वजह से वाटर वेपर हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एयर में प्रेजेंट होता है। All types of dynamic activities occurring on the troposphere such as clouds, lightning, thunder, rain, frost or snow, geofog, etc. are possible only due to the presence of water vapor in atmosphere. ठीक है, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है, इसी की वजह से बहुत सारी डायनामिक एक्टिविटीज जो हमारे यहाँ हो रही हैं, हमारे ट्रोपोस्फेयर में होती रहती हैं। ठीक है, वो किसकी वजह से हो रही है? सिर्फ वाटर वेपर की वजह से। अगर वाटर वेपर प्रेजेंट ना हो एटमॉस्फेयर में, तो ये जो दिख रही है ना, ये सारे जो प्रोसेसेस दिख रहे हैं, ये एक्टिविटीज दिख रही है, ये ना होंगी। ठीक है, द वाटर वेपर इज द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द लोअर एटमॉस्फेयर। लोअर एटमॉस्फेयर का सबसे मेन कॉम्पोनेंट अगर कोई है तो वो है वाटर वेपर। ओके, आगे हमारे पास है डस्ट पार्टिकल्स। डिफरेंट साइजेस एंड टाइप्स ऑफ डस्ट पार्टिकल्स कीप ऑन रीचिंग द लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द ग्राउंड थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। अलग अलग मीडियम्स के थ्रू, अलग अलग मीडियम्स कहने का क्या मतलब हुआ? तो हवा के थ्रू या फिर पानी के साथ वाप बन के उड़ जाए। ठीक है, मतलब वाटर वेपर। ओके, इस तरह से बहुत सारे अलग अलग के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, कहाँ? हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और ये जाते कहाँ से? तो ये हमारे ग्राउंड से ही जाते हैं, ये कहीं ऊपर से नहीं आ रहे डस्ट पार्टिकल्स, ये नीचे से ही जा रहे हैं ज्यादातर। The quantity of such particles varies region wise and according to the direction of water, land and air flow. Water, air और air land flow की वजह से, ठीक है, मिट्टी धूल की बात हो रही है यहाँ पे, तो इनका जो डायरेक्शन है
उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्वांटिटी कितनी होगी वहां के एटमॉस्फेयर में। अगर किसी एक पार्टिकुलर जगह की बात कर लें तो वहां के एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स की क्वांटिटी कितनी है एयर में, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा, तो वहां का एयर, वाटर, लैंड, इन सब का फ्लो का डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, वो कितनी एक्चुअली में अच्छी है वहां पे, उन चीजों पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर जहां पे पॉल्यूशन कम होगा, एकदम इजी सा है कॉन्सेप्ट कि जहां पे पॉल्यूशन वगैरह कम होगा, ठीक है, वहां पे डस्ट पार्टिकल्स आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, वहां का एटमॉस्फेयर भी क्लियर होगा। In the lower layers of atmosphere, along with soil particles, particles of sea salts, particles of biomaterial, volcanic ash particles and particles of pollutants are also found. आप देख सकते हो कि एटमॉस्फेयर के लोअर लेवल में, ठीक है, लोअर लेयर में क्या होता है, सॉइल पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल में सॉइल पार्टिकल्स तो बहुत ही इजीली इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो सॉइल पार्टिकल्स के अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि सी साल्ट के पार्टिकल्स हो गए, जो बायोमटेरियल्स हैं उनके पार्टिकल्स हो गए, वोल्केनिक ऐश के पार्टिकल्स हो गए, और जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो पॉल्यूशन हो रहा है उसके पार्टिकल्स हो गए, वो सारे भी आपको इन डस्ट पार्टिकल्स में मिलेंगे, ठीक है। मतलब कि जो डस्ट पार्टिकल्स अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, वो सिर्फ एक ही वे के थ्रू नहीं है, ठीक है, अलग अलग हैं। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर भी हमने सारे क्लासेस में लगभग जिनमें भी ये चैप्टर पढ़ा हुआ है उसमें स्ट्रक्चर भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है हमारा ट्रोपोस्फेयर, जिसको हम लोवेस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे लोवेस्ट लेयर है, याद रखना है, ओके। The troposphere starts at the surface of the earth and goes up to a height of 8 kilometer poles to 18 kilometers equator, ठीक है। जो ट्रोपोस्फेयर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 8 किलोमीटर की हाइट से स्टार्ट होता है, कहाँ पे, पोल्स के पास से, ठीक है, और 18 किलोमीटर कहाँ से, इक्वेटर के पास से, ठीक है, दोनों का ही अलग अलग है, ओके। ऑल काइंड्स ऑफ वेदर चेंजेस अकर विद इन दिस लेयर, बहुत सारे जितने भी वेदर चेंजेस है ना वो इसी लेयर में होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं, ठीक है। दिस लेयर हैज वाटर वेपर एंड मैच्योर पार्टिकल्स, इसमें क्या होता है, वाटर वेपर एंड मैच्योर पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर at the rate of 1 degree Celsius for every 165 meter of height. This is called normal lapse rate, ठीक है। जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करते हैं, आप जितना ऊपर जाओगे उतना ही टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, हाइट इंक्रीज होने के साथ साथ, और कितना इंक्रीज होगा, तो एट अ रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जितना 165 मीटर की हाइट पे आप जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, उसके बाद एक और फिर 165 मीटर की हाइट पे जाओगे तो फिर इतना 1 डिग्री और बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब 165 मीटर के बाद ही 1 डिग्री बढ़ता है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि टेम्परेचर क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, सॉरी 165 मीटर की हाइट के ऊपर जाओगे तो क्या होगा, 1 डिग्री घटेगा, यहाँ पे डिक्रीज का बताया जा रहा है, इंक्रीज का नहीं, ओके। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। आगे बढ़ेंगे, ट्रोपोपाउज द ट्रांजिशनल जोन सेपरेट्स ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। हाँ, यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को अलग कौन करता है, सेपरेट करने वाला जोन का नाम क्या है, क्या कहते हैं हम उसको, तो उसको हम कहते हैं ट्रोपोपाउज। क्लियर हो गया सबका, आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, इट इज द सेकेंड लेयर, याद रखना है कि हमारा एक सेकेंड लेयर है ऑफ द एटमॉस्फेयर फाउंड अबव द ट्रोपोस्फेयर, ये जस्ट ट्रोपोस्फेयर के ऊपर फाउंड किया जाता है, पाया जाता है। इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे से अगर हाइट देखो आप 50 किलोमीटर ऊपर की, तो उसके बाद आपको क्या दिखेगा, स्ट्रेटोस्फेयर दिखेगा, मतलब 50 किलोमीटर की हाइट के बाद स्ट्रेटोस्फेयर को कंसिडर किया गया है। दिस लेयर इज वेरी ड्राई एज इट कॉन्टेन्स लिटिल वाटर वेपर, ये बहुत ज्यादा सूखा हुआ होता है, ये जो लेयर है वो सूखा हुआ होता है, क्यों, क्योंकि वाटर वेपर इसमें कम होता है। हमने पढ़ा कि वाटर वेपर कहाँ होता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है, और इधर क्या है, बहुत ही कम है। दिस लेयर प्रोवाइड्स सम एडवांटेजेस फॉर फ्लाइट because it is above stormy weather and has steady strong horizontal winds, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है फ्लाइट के लिए इजी है, मतलब कि यहाँ पे जो एरोप्लेन वगैरह है वो इजिली फ्लाई करते हैं, क्योंकि ये क्या है, जो स्ट्रॉमी वेदर होते हैं ना उसके ऊपर का लेयर है, मतलब
हमने देखा कि वेदर कंडीशन कहाँ पे रिलेट कर रही थी, ट्रोपोस्फेयर में। जितनी भी चीजें थी वेदर से रिलेटेड वो लगभग कहाँ हो जा रही है, ट्रोपोस्फेयर में। तो ऊपर में क्या है, इजिली हम एरोप्लेन उड़ा सकते हैं, वहां पे कोई परेशानी उतनी नहीं होगी, ठीक है, स्ट्रॉमी वेदर वहां पे नहीं होगा। द ओजोन लेयर इज फाउंड इन दिस लेयर। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि जो ओजोन लेयर है वो कौन से लेयर में मिलता है हमें, तो स्ट्रेटोस्फेयर में। ओके, द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब यूवी रेज एंड सेफगार्ड्स अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन। ओजोन लेयर क्या करता है, यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है और हमें सेफ करता है, हमारी अर्थ को सेफ रखता है हार्मफुल रेडिएशन से, ठीक है। स्ट्रेटोपाउस सेपरेट्स स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर। स्ट्रेटोपॉज कौन सेपरेट करता है स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर को, तो स्ट्रेटोपाउस। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। आगे हमारे पास है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर में क्या है हमारा, द मेसोस्फेयर इज फाउंड अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। जस्ट स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर आपको ये देखने को मिलेगा। इट इज द कोल्डेस्ट ऑफ द एटमोस्फेरिक लेयर्स, ठीक है, जितने भी एटमोस्फेरिक लेयर है ना, इसमें सबसे कोल्डेस्ट हमारा मेसोस्फेयर होता है। द मेसोस्फेयर स्टार्ट्स एट 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस एंड गोज अप टू 80 किलोमीटर, ठीक है, ये 80 किलोमीटर तक जाता है। एंड द टेम्परेचर, एक सेकेंड, एक चीज जो रह गई है वो देख लेते हैं पहले। हमारा ये थर्मोस्फेयर हो गया, ठीक है, आई थिंक ये पीछे नहीं होगा, एक्सट्रीमली सॉरी, देखते हैं। यहाँ पे मुझसे पीछे नहीं हो रहा, अभी मैंने पहली बार स्टार्ट किया है, ठीक है, तो शायद मेसोस्फेयर था हमारा जो भी था। अब मेसोस्फेयर के बाद हम थर्मोस्फेयर देख लेते हैं, अगर हो पाएगा तो मैं पढ़ा दूंगी, और नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, उसको आप पढ़ के समझ लेना खुद से। इजिली लिखा हुआ है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में, ठीक है। थर्मोस्फेयर के बारे में अगर हम देखें, थर्मोस्फेयर क्या है, दिस लेयर इज फाउंड अबव मेसोपॉज फ्रॉम 80 टू 400 किलोमीटर। 80 से लेकर के 400 किलोमीटर के बीच में आपको थर्मोस्फेयर देखने को मिलेगा। रेडियो वेव्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बाय दिस लेयर, ठीक है, जो भी रेडियो वेव्स होते हैं ना, जो अर्थ से ट्रांसमिट किए जाते हैं, वो इसी लेयर से रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है। द टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग अगेन विथ इंक्रीजिंग हाइट इन दिस लेयर। इस लेयर के बाद क्या होता है, मतलब इस लेयर के बाद नहीं, इसी लेयर से जो टेम्परेचर्स है ना, क्या कर रही थी, ऊपर जाते वक्त डिक्रीज कर रही थी, लेकिन थर्मोस्फेयर से जो हमारी टेम्परेचर्स हैं वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऑरोरा एंड सैटेलाइट अकर इन दिस लेयर। जो सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं वो आपको इसी लेयर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आगे क्या हमारे पास, आयोनोस्फेयर। द लोअर थर्मोस्फेयर इज कॉल्ड आयोनोस्फेयर। इसी का जो थर्मोस्फेयर का जो लोअर पार्ट है ना, उसको हम आयोनोस्फेयर कहते हैं। आयोनोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज आयंस। यहाँ पे आपको आयोनोस्फेयर में क्या मिलेंगे, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम आयंस कहते हैं, वो देखने को मिलेंगे। दिस लेयर इज डिफाइंड एज द लेयर ऑफ एटमोस्फेयर ऑफ अर्थ दैट इज आयनाइज्ड बाय कॉस्मिक एंड सोलर रेडिएशन, ठीक है। इस लेयर को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो हमने बोला कि यहाँ पे क्या था, आयंस मिल रहे थे हमें, ये आयंस को कंसिस्ट कर रहा था, मतलब कि इसी के नाम से हम इस वाले लेयर को जानते हैं, ठीक है। इस वाले लेयर को हम आयनाइज्ड बाय कॉस्मिक और सोलर रेडिएशन वाले लेयर के नाम से जानते हैं। मतलब नॉर्मल सा है कि अगर कोई ऐसा स्फीयर, एटमॉस्फेयर का ऐसा लेयर जिसमें आयंस पाए जाते हैं, तो वो कौन है, आयनोस्फेयर है, इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस। It is positioned between 80 and 40 किलोमीटर above the mesopause, ठीक है, 400 किलोमीटर, सॉरी, और थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मैं दिक्कत कर देती हूँ, हमेशा ही उल्टा पल्टा बोल देती हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि ये थर्मोस्फेयर का ही पार्ट है, तो इसका पोजीशन भी सेम ही दिया गया है जितना कि यहाँ पे है, ठीक है, मेसोपॉज के ऊपर। मेसोपॉज क्या कर रहा था, थर्मोस्फेयर और मेसोस्फेयर को अलग कर रहा था, ओके। हमारा लास्ट क्या है, एक्सोस्फेयर है। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, ठीक है, सबसे आउटर, सबसे ऊपर वाला भाग है हमारा ये। द जोन वेयर मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स एस्केप इनटू स्पेस इज मेंशन्ड एज द एक्सोस्फेयर, ठीक है। जहाँ पे मॉलिक्यूल्स और एटम्स क्या होते हैं, एस्केप कर जाते हैं स्पेस में, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एक्सोस्फेयर कहते हैं। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द थर्मोस्फेयर अप टू 10,000 किलोमीटर। ये कहाँ जाते हैं, थर्मोस्फेयर के ऊपर वाले होते हैं, ठीक है। ये देखो, थर्मोस्फेयर में क्या था हमारा, आयनोस्फेयर था, दिख रहा है यहाँ पे। इसके ऊपर वाले जो है हमारे, वो क्या होंगे, वो हमारा होगा एक्सोस्फेयर, ओके। ये है हमारा मेसोस्फेयर,
और ये क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर, ये हमारा ट्रोपोपॉज, और ये क्या है, ट्रोपोस्फेयर। इस स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा ओजोन लेयर है, ओजोन गैस हमें मिल रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, और यहाँ पे जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, यहाँ पे सारी वेदर वाली चीजें हो जाती हैं। क्लियर हो गया सबका? आई थिंक समझ में आ गया होगा। अभी तो देखो, क्योंकि आगे खत्म हो चुका है हमारा ये पूरा चैप्टर, ऑलरेडी सारा का सारा खत्म हो चुका है। जो मेसोस्फेयर वाला जो पार्ट मैंने स्किप किया, वो गलती से हो गया था और मुझसे बैक हो नहीं रहा है, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। उसको आप प्लीज पढ़ के खुद से समझ लेना। कोई भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी, मैंने सिर्फ इसको पढ़ा और उसी को समझाया है, क्योंकि ये नोट्स हैं और एकदम प्रिसाइज करके इतनी ही चीजें दी हुई हैं बुक में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब ज्यादा है भी तो मैंने इसको नोट्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है, तो ज्यादा जानने वाली कोई चीज थी नहीं, बस यही चीजें थी और क्वेश्चन भी यहीं से आएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया होगा, अच्छी लगी होगी वीडियो, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, या फिर अगर कोई और चैप्टर पढ़ना हो, मतलब सबसे पहले कोई और चैप्टर पढ़ना हो इस बुक का, तो वो भी आप बता सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चों का ये वाला चैप्टर पहले पढ़ा हो, ये चैप्टर पहले पढ़ा हो, तो उस टाइप से आप कर सकते हो, जैसे आप बाकी के सब्जेक्ट्स में करते हो। तो मैं कोशिश करूंगी वही कंप्लीट करूं पहले, ठीक है। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में भी बता देना कि कैसी थी वीडियो, ओके। और अच्छी लगेगी तो प्लीज शेयर भी जरूर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।